जीटीवी में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और जो आज सारा दिन और कल रात से स्क्रीनों पर अमरीकी कांग्रेस का इजलास जारी रहा, और यानी इसे गैर मामूली कहा जाएगा कि कोई 1.5 से 2 घंटे तक रहा, और जिसमें बात तो वो बातें थी जो हम करते ही रहते थे, डिस्कस करते रहते थे, लेकिन उसमें इंकिशाफात किए गए। ख़ास तौर पर डोनाल्ड लू ने कहा कि जी वो 31 साल से पाकिस्तान के इलेक्शंस को देख रहे हैं, और बहरहाल उन्होंने ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन एहतसाब करे, और फिर बहरहाल साइफर केस का जिक्र तो आ नहीं था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बानी तहरीक का बयानिया गलत था। मैंने और अमेरिका ने इमरान ख़ान को कतई तौर पर हुकूमत में आने से नहीं रोका। फिर उन्होंने कहा कि हमें बहरहाल पाकिस्तान में जो इंतखाबी धांधली हुई उनके इल्ज़ामात पर तशवीश है, और उन्होंने इस बात पर भी कहा कि धमकियों और तशद्दुद के बावजूद अवाम ने वोट दिए। रूस का जिक्र भी आया, लेकिन उनका इस बात पर बड़ा ज़ोर था कि ये बात गलत है कि मैंने या अमरीकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ साजिश की। कांग्रेस में ये भी डोनाल्ड लू को हिदायत की गई कि वो पाकिस्तान जाएं और अमरीकी सफ़ीर जो है वो जेल में जाकर बानी तहरीक से मुलाकात करे। हमारे हुसैन हक्कानी यहाँ के हमारे शहर के हैं, तलबा सियासत में सरगर्म रहे, फिर बड़ी अहम जिम्मेदारियों में पाकिस्तान में रहे, अमेरिका में हैं, और बहरहाल 3 दहाइयाँ हो गई हैं ख़बरों में रहते हैं, और ख़ास तौर पर पाक अमरीकी ताल्लुकात बल्कि इस पूरे रीजन के हवाले से एक अथॉरिटी का दर्जा रहते हैं। और कहने में हर्ज नहीं कि मेरा और हुसैन हक्कानी साहब का एक तवील अर्से से नियाज़मंदी का ताल्लुक़ है, इसीलिए मेरे लिए वक्त निकाला। शुक्रिया हुसैन हक्कानी, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। और आपके यानी आप भी थोड़ा सा, मैं भी फॉलो करता हूँ, क्या ये कोई गैर मामूली था कि हम लोगों ने 1.5 घंटे तक इस इजलास की कार्रवाई लाइव दिखाई, जिसमें मुकालमा भी हो रहा था, नारे भी लग रहे थे, शोर भी हो रहा था, या माजी में ऐसा होता रहा है? पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं जो अमेरिकी सियासी निज़ाम को पूरी तरह समझते हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। और दूसरी बात यह है कि जब हमसे मुताल्लिक कोई बात होती है तो हम उसको यकीनन बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और उसको समझते हैं कि सारी दुनिया उसी के गिर्द घूम रही है। वो मैं कई दफ़ा लतीफ़ा सुना चुका हूँ कि वो एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा है कि जब गाँव से गया, शहर में मेले में उसकी पगड़ी खो गई, वापस आया तो गाँव वालों से कहने लगा कि देखो शहर वालों ने मेला मेरी पगड़ी चुराने के लिए रखा था। कांग्रेस में इस किस्म की हियरिंग्स होती रहती हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। अमरीकी वोटर को ये हक है कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदे यानी कांग्रेसमैन को ये कहे कि मैं इस फलाने मसले पर तशवीश रखता हूँ, इसके बारे में मालूमात आप जमा करें और इस पर कोई फैसला करने की कोशिश करें। हर मुंतखब मेंबर कांग्रेस को ये इख्तियार है कि वो उस मौजू से मुताल्लिक जो भी कमेटी या ज़ेली कमेटी है उसका इजलास तलब करे, उस कहे कि इजलास किया जाए। अमेरिका में बहुत सारे पाकिस्तानी निजाद शहरी हैं अमेरिका के, उनको पाकिस्तान के हालात पे बहुत ज़्यादा तशवीश भी रहती है, उसमें दिलचस्पी भी रहती है। इस वक्त उनकी बड़ी तादाद जो है वो पीटीआई की हामी भी है और उसी के बयानिए को कबूल करती है। तो उनकी जानिब से मुसलसल लॉबिंग के नतीजे में फिर बिलाखिर खारजा उमूर की कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास हुआ। अब उस इजलास में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इसलिए बुलाया गया कि वो जिम्मेदार हैं पाकिस्तान से ताल्लुकात के, लेकिन ये याद रखिए कि अमेरिका के दफ्तर खारजा में जो हायरार्की है उसमें उनका मकाम क्या है। उनसे ऊपर अंडर सेक्रेटरी फॉर पॉलिसी है, उससे ऊपर डिप्टी सेक्रेटरी है, उससे ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। तो कांग्रेस ने कोई उनमें से किसी को तलब नहीं किया, एक दरमियानी सतह का यूं समझे जैसे हमारे यहाँ का जॉइंट सेक्रेटरी, उसको तलब किया कि आप जरा ये बताएं कि इस वक्त पॉलिसी कहाँ खड़ी है। अच्छा, अब उसमें बहुत सी बातें भी कही गई। मसलन आपने कहा कि उनको किसी ने किसी को हुक्म नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस हुक्म नहीं दे सकती इंतजामिया को। कांग्रेस इंतजामिया से सवाल जवाब कर सकती है, कांग्रेस इंतजामिया का बजट बंद कर सकती है, लेकिन ये रिश्ता जो है इन दो इदारों का, ये सवाल जवाब का रिश्ता है, ये फैसला करने का नहीं। फैसला खारजा पॉलिसी के बारे में सिर्फ सदर ममलिकत और उसकी हक्कानी, ये तो कहीं कहा, मैं आगे बढ़ूंगा
कि आप अमरीकी सफ़ीर जेल में जाकर बानी तहरीक से मिले, ये मशवरा था, ये किसी हुक्म ने था, क्या था जो हमने पढ़ा? नहीं, ये कुछ नहीं था। ये एक साहब ने एक जुमला कह दिया, वो कांग्रेसमैन है, उनके हल्के में बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं, उन्होंने उनसे ये कहा, उन्होंने ये बात कह दी। इनमें से कोई बात भी ना अच्छा। ना हुक्म था, कोई कांग्रेस हुक्म दे ही नहीं सकती। यानी इस कमेटी के जरिए कांग्रेस अगर हुक्म देना चाहेगी तो उसको कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के आईन के मुताबिक कांग्रेस एक कानून साज इदारा है और बजट मंजूर करने वाला इदारा है। क्योंकि इंतजामिया का बजट वो मंजूर करता है, इसलिए इंतजामिया उसकी बात सुनती है। लेकिन बाकी जो है ये सब सुर्खियां सिर्फ हमारे दिल खुश करने के लिए, सिर्फ आपको याद दिलाना है, क्योंकि आप मेरी तरह से थोड़ा सा तारीख में दिलचस्पी रखते हैं। इसी किस्म की हेयरिंग्स 1990 के इंतखाबात में हुई, इंतखाब से पहले भी, इंतखाब के बाद भी। इसी तरीके के साथ 2007 में जनरल मुशर्रफ के दौर के आखिर में इसी किस्म की हेयरिंग हुई। मैं खुद उनमें मौजूद भी था उस वक्त, कि जिनमें ये सवाल उठाया गया कि जो इंतखाबात होंगे वो आज़ादाना होंगे या नहीं होंगे, और उनको आज़ादाना बनाने के लिए क्या किया जाएगा और क्या होना चाहिए। और 2018 में भी कुछ मेंबर कांग्रेस ने, कुछ अरकान ने सवालात उठाए। इसमें अगर मैं पाकिस्तान की हुकूमत में होता तो इस पूरे मामले में मुझे ज्यादा तशवीश इस पे न होती कि अमरीकियों ने क्या कहा। मुझे सिर्फ ये तशवीश होती कि जो पाकिस्तानी निजात अमेरिका में हैं, अमेरिकी पासपोर्ट रखने वाले पाकिस्तानी निजात शहरी, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे नहीं, हैं। लेकिन इसमें उसकी डोनाल्ड लू अक्कासी ने तो ये यहाँ कहा तक ना कि धमकियां दी गई, वोटों को जाने से रोका गया। मतलब ये उनका एक, चाहे वो किसी भी सतह के हों, देखिए, अगर उन्होंने दो बातें अगर कही, आप बल्कि अगर मैं और थोड़ा सा आप फिर पूरा कर लीजिएगा। एक तो उन्होंने ये कहा कि बानी तहरीक को निकालने में हमारा कोई हाथ नहीं, यानी 2018 जो साइफर का वो कहते हैं, अब उसकी अहमियत नहीं रही। दूसरा अहम है कि उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में, बल्कि रूस के इलेक्शन के बारे में बात की कि इसका प्रोसेस गलत था, इसमें ये हुई। तो क्या उनको इस बात का राइट है कि वो हमारे इलेक्शन के मामले में ये गुफ्तगू करें? देखिए, हम भी बहुत इसमें ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं कि उनका ये, उन्होंने भाई उनसे एक सवाल किया गया कि आपके ख्याल में इंतखाब आजादाना था। मुझसे उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने ना लफ्ज आजादाना इस्तेमाल किया इस इंतखाब के लिए, ना मुनसिफाना, मगर ये एक मुकाबले का इंतखाब जरूर था। सवाल ये है कि अमेरिका पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से कर क्या सकता है। अगर अमेरिका पाकिस्तान को बहुत बहुत ज्यादा इमदाद दे रहा होता तो पाकिस्तान की इमदाद बंद कर सकता था। माजी में ऐसा हो चुका है। अमेरिका ने हमारे जमहूरी मामलात के हवाले से इमदाद की बंदिश की धमकी दी है और पाकिस्तान ने उसके नतीजे में अपने फैसलों में तब्दीलियां की हैं, सिर्फ इमदाद जारी रखने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान को अमेरिका से कोई बराह रास्त इमदाद बड़ी मिकदार में नहीं मिल रही, तो इसलिए इमदाद तो बंद हो नहीं सकती। तो बहुत से बहुत राय का इजहार ही हो सकता है ना। नहीं, आपके ख्याल में पाकिस्तान की अब वो स्ट्रेटेजिकल अहमियत नहीं रही जो अफगानिस्तान के ज़माने में थी, जब जनरल ज़ियाउल के डिक्टेटरशिप को उन्होंने जारी और सारी रखने, हत्ता के भुट्टो को फांसी चढ़ाने पर भी खामोशी इख्तियार रखी? ना, बिल्कुल भुट्टो के वायदा में ये तारीखी तौर पे आपने गलत बात की है। भुट्टो आपकी फांसी के ऊपर सदर कार्टर ने एहतजाज किया था और उन्होंने पाकिस्तान में पहले उन्होंने दरखास्त की थी कि उनको ना फांसी दी जाए, और जब फांसी दे दी गई तो वो उन बहुत सारे हुक्मरानों में से एक थे जिन्होंने उस पर अफसोस का इजहार किया। असल बात यह है, और उस वक्त पाकिस्तान की इमदाद शुरू नहीं हुई थी, पाकिस्तान की इमदाद शुरू हुई है सदर रेगन के जमाने में। लेकिन देखिए, पाकिस्तानियों का अमेरिका के बारे में एक खास रवैया है। असल में हम सारे के सारे क्योंकि अकीदा रखने वाले लोग हैं, तो हम ये समझते हैं कि दुनिया में कोई चीज जो है वो बगैर किसी के और बगैर किसी के चलाए नहीं होती। किसी के हाथ में कठपुतली की डोरे हैं। लेकिन अलावा अहम तरीन स्ट्रेटेजिक मौज़ूआत के, और बाज़ मुल्क हैं जहां अमेरिका ने बराह रास्त मदाखलत की है, वहां के सियासी अमल में मदाखलत की है, और वो बात बाहर भी आ जाती। लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासी सारी तब्दीलियां, सारा कुछ होता है, वो सारा का सारा अमेरिका करवा रहा है। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो रवैया है, देखिए आप पाकिस्तानी चैनल्स की बात करें ना, थोड़ी देर के लिए आप अपनी चैनल बदल लें, CNN देख लें, उस पे इसका जिक्र तक नहीं।
बीबीसी देख लें, इस पर उसका जिक्र भी नहीं है। अमेरिका के किसी अखबार में इस हियरिंग के बारे में कुछ नहीं छपा। तो ये क्योंकि हमारे से मुताल्लिक थी इसलिए हमें बहुत अहम लग रही है और हमारे लिए उस लिहाज से अहम भी है। लेकिन ना अमेरिका की पॉलिसी के तनाजुर में इसकी वजह से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, ना पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पर इसका इससे ज्यादा असर पड़ेगा कि ये बात मजीद साबित हुई है कि जो पीटीआई का बयानिया है उसको हिमायत भी हासिल है, दुनिया में रिकग्निशन भी हासिल है, लेकिन पाकिस्तान के इंतखाब के बारे में फैसला वही पाकिस्तानी में होना। और ये डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कहा है, अगर आप उनका बयान पढ़ें तो उन्होंने ये कहा है कि हमें तहफुजात हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक इलेक्शन कमीशन है, उस इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि वो सारी की सारी शिकायतें सुने और हमें उम्मीद है कि वो ये सारी शिकायतें सुनेगा। ऐसे ही बयान अमेरिका हर मुल्क के इंतखाब के बारे में देता है। कोई इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ दुनिया में जिसके बाद अमेरिका ने यह कहा हो कि हमें तहफुजात हैं, इन तहफुजात की वजह से हम नई हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। हुसैन, आप हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होता हूँ। ब्रेक के बाद जी टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बलवी आपको खुशामदीद कहता है। हुसैन, शायद अगर वक्त मुझे मिला तो मैं और भी बात करूंगा, लेकिन इसमें कहीं मैं ये भी तो पढ़ रहा था कि हम ये समझते हैं कि उनकी मदाखलत नहीं की, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा आपके लू साहब ने कि अमेरिका ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के मंसूबे को रोकने के मकसद पर काम कर रहा है। मैंने उनका क्या इससे ताल्लुक, हम किसी के साथ भी गैस लाइन बने, हम कहीं भी जो है बिजली लें, तिजारत करें? नहीं, ये अब ये फिर वही, आप अभी तक वही कराची यूनिवर्सिटी में खड़े हैं और जज्बाती बात कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं ईरान पर, और उन सैंक्शंस का नतीजा ये है, उन पाबंदियों का नतीजा ये है कि अगर कोई सरमायाकारी ऐसे प्रोजेक्ट में होगी कि जिसका बेनिफिशियरी ईरान होगा, तो अमेरिका अपनी सरमायाकारी बंद कर देगा। यही तो मैं कह रहा हूँ। वो क्यों कह रहा है भाई? तो लेना, वो आपको रोक नहीं सकता, कोई किसी को नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आपके इक़्तिसादी मफादात किसी के साथ होंगे वाबस्ता, वो कहता है भाई हम फिर उसके बाद आपके सरमायाकारी हमारी मुख्तलिफ कंपनियों पर पाबंदियां आ जाएंगी। तो ये तो बहुत सारे ममालिक की जानिब से पाबंदियां होती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से पाबंदियां होती हैं और उन पाबंदियों पर अमल दरामद होता है। और ये कोई नई बात नहीं है मुजाहिद। एक तो बदकिस्मती से जब से ये खेल शुरू हुआ है ना पाकिस्तान में, ब्रेकिंग न्यूज, हर लम्हे की खबर, हर आदमी ये समझता है कि दुनिया उसी दिन उसी लम्हे पैदा हुई है। कभी तहकीक कर ले कोई बैठ के कि ये पाबंदियां तो उस वक्त से हैं जब से ये मुआहदा पे दस्तखत हुए थे, और पाकिस्तान ने कई बार कोशिश की है कि इस पर पाकिस्तान को वेवर मिले, और पाकिस्तान को पहले वेवर की बातें भी चलती रही लेकिन वेवर नहीं मिला। वो क्यों करे? हम कहें कि आप अमेरिका में यूक्रेन में आप क्यों कर रहे हैं, आप वियतनाम में क्यों करते थे, कोरिया में क्यों करते थे, आप फिर वही कहेंगे आप यूएससी के जमाने की बात करने लगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि गैस पाक ईरान गैस लाइन हमारे हक में है ना, फायदेमंद है ना हमारे लिए। टीवी जो है इसके ऊपर आप बैठे, आप मुझसे सवाल किए चल जा रहे हैं, जब आपकी मर्जी आप मेरी आवाज बंद कर देंगे, जब चाहेंगे। नहीं, मैं नहीं करूंगा, चले अब आप कहिए, मैं रोक देता हूँ। नहीं, ठीक सुन तो लेना। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक सिस्टम है ना, तो दुनिया का भी एक निजाम है मौजूद। जब आप में हिम्मत हो उस पूरे निजाम को बदल लीजिएगा। इस वक्त तो उसने बेचारे ने सिर्फ इतना ही कहा है कि भाई हमारी पॉलिसी ये है, अगर ये पाइपलाइन के मामले हुआ तो जो पाबंदियां हमारे कानून में लिखी हुई हैं, और वो आज की लिखी हुई नहीं है, 8-10 साल 15 साल की लिखी हुई हैं, उनका इतलाक हो जाएगा। तो उनका इतलाक अगर होगा तो हमें गौर करना पड़ेगा कि भाई हमारे मफाद में पाइपलाइन ज्यादा है या उन पाबंदियों उन पाबंदियों की पाबंदी ज्यादा है। ये सीधी सी बात है, इसमें कोई अछूती और अनमोल बात नहीं है। असल में देखिए, हम भी अगर चाहें तो हम कह सकते हैं कि अब पाकिस्तान ने कई मामलात में फैसले नहीं किए हुए कि भाई अगर कोई ये करेगा तो हम उससे मामलात नहीं करेंगे, तो वो उसमें कोई यानी हम ये थोड़ी कर रहे हैं कि हम उन लोगों को किसी चीज से रोक रहे हैं। तब हम तो सिर्फ अपना मौका बयान कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कितने साल से हमारा कहना है कि हम भारत के साथ तिजारत नहीं करेंगे जब तक मसला कश्मीर नहीं हल होगा। अब भारत में कोई कहना शुरू कर दे, ये कौन होते हैं हमें कहने वाले? भाई कुछ नहीं कहने वाले, हम अपनी तिजारत नहीं कर रहे। उसी तरह से अमेरिका ये कह रहा है कि हम अपनी सरमायाकारी नहीं करेंगे। हुसैन, ये जो यानी बात इस हद तक आ गई, जो हमारे यहाँ इत्तेफाक से शायद सुर्खी भी ये लगी, सबसे बड़े देखने वाले
पढ़ने वाले अखबार में कि साइफर बयानिया झूठा है, बीवी और मुझे कत्ल की धमकियां तक दी गई। यानी ये उनका कहा, अगर कत्ल की धमकी दी होगी तो उस शख्स के खिलाफ उन्होंने शायद शिकायत भी की हो, या आप समझते हैं ये भी एक वही हमारे यहाँ जैसे वाला स्टेटमेंट था, मुझे धमकी दी गई, बड़ा सीरियस नहीं, एलिगेशन है। कत्ल की धमकियां जो हैं, जैसे मुझे बहुत अरसे से दी जाती थी, अगर आपको याद हो पुराने ज़माने में जब मैं मुगेट का झगड़ा था, ये असल में साइबर धमकियां होती हैं, ट्विटर के ऊपर या ईमेल किसी ने भेज दी धमकियां में, ये वो, तो फिर उसकी तहकीक होते-होते कि वो किसने भेजी थी, वो कहाँ बैठा हुआ है, वो चलते-चलते वक़्त लगता रहता है, लेकिन वो उन धमकियों का ज़िक्र कर रहे थे जो उनको उस वक़्त से दी जा रही हैं और उसकी मेरी मालूमात के मुताबिक उसकी एफबीआई तहकीकात भी कर रही है। अच्छा, ये केस को हम क्या क्लोज कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिसका अभी भी हम डिस्कस कर रहे हैं? और आज मैंने कहा नून लीग के हल्के कह रहे थे, देखा हमने तो कहा था, इस साइफर केस के हवाले से मैं कह रहा हूँ हुसैन। देखिए, साइफर केस एक पाकिस्तान का केस है, उसका अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं, जरा समझ लें। साइफर केस क्या है पाकिस्तान में? साइफर केस ये है कि जनाब एक हमारे सफीर ने अमेरिकी एक आला अफसर से मुलाकात की और उस मुलाकात की जो लुब्बे-लुबाब है वो एक पैगाम के तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत को भेजा। वो पैगाम भेजा गया साइफर के ज़रिए, यानी कोड में भेजा गया। उस वक़्त के वज़ीर आज़म साहब जो हैं, उन्होंने तय किया कि मैं इसको इस्तेमाल करूँगा सियासी मकसद के लिए, तो उन्होंने न सिर्फ़ ये उसमें से कहा कि ये उस साइफर में कहीं नहीं, उसमें उसका मतन छप चुका है, इंटरसेप्ट नामी पब्लिकेशन में अमेरिका, उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि अमेरिका आपके खिलाफ साजिश करेगा, अमेरिका आपकी हुकूमत को हटा देगा। उसमें सिर्फ इतनी बात है कि ये हुकूमत जो है, इसके होते हुए हमारे मामला ठीक नहीं होंगे। हमने सुना है आपके यहाँ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, जब वो हो जाएगा, जो नई हुकूमत आएगी, हम उससे बात कर लेंगे। अच्छा, मगर पाकिस्तान में क्या मुकदमा है? पाकिस्तान में मुकदमा यह है कि आपने एक खुफिया दस्तावेज जो कोड में होती है उसको फाश कर दिया। क्योंकि आपने उसको फाश कर दिया और उसका मतन तक लीक कर दिया, इसलिए दूसरे ममालिक उस कोड को ब्रेक करके उस जमाने में होने वाली सारी पाकिस्तान की जो दफ्तर खारजा की कम्युनिकेशंस थी उनको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो जो साइफर केस है वो पाकिस्तान का केस है कि पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी की गई और एक खुफिया दस्तावेज बाहर निकाली गई। अमेरिका का तो सिर्फ इतना ताल्लुक है ना कि एक आदमी कहता है जी मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की, अमेरिका कहता है भाई हमने साजिश नहीं की, और ये साइफर ये साबित नहीं करता कि मेरे खिलाफ कि हमने कोई साजिश की, जो कि एक हकीकत है। अगर कोई तकलीफ करे उसका मतन पढ़ने की, जैसा कि वो शाया हुआ है, तो उसमें कहीं कोई साजिश नहीं हुई, साजिश का जिक्र नहीं हुआ। वैसे भी माफ करना, आपने भी जिंदगी में बहुत सी साजिशें देखी हैं मुजाहिद भाई, कोई खत लिखकर तो साजिश नहीं करता ना कि मुजाहिद बरेलवी अस्सलाम वालेकुम, आज मेरा फैसला है कि मैं तुम्हारे खिलाफ साजिश करूंगा और ये खत चाहो तो तुम जाके जलसों में दिखाना शुरू कर दो। ऐसे तो नहीं होता। ये तो खामखा भोले पाकिस्तानियों को एक ऐसा मकबूलियत पसंद लीडर, पॉपुलिस्ट लीडर जिसको मकबूलियत हासिल है, वो जो कहता है लोग उसके ऊपर ताली लगाने लगते हैं। जैसे अब बहुत चंद दिन ये शोर रहेगा कि देखो जी हमने क्या तीर मार दिया, हमने अमेरिकी कांग्रेसमैनों से सवाल करवा दिया। अच्छा, वो हो गए भाई, मगर ऐसे तो सवाल बहुत सारे मुल्कों के हवाले से होते रहते हैं। क्या हुसैन पाकिस्तान में जो कुछ सूरत हाल है, बहरहाल ये तो हकीकत है ना, ये अभी तक कंट्रोवर्सी है। मैं ना ट्रिब्यूनल बना, ना केस चला, 9 मई का वाकया, तकरीबन 19 औरतें जेलों में भी हैं, मिलिट्री कोर्ट में मुकदमे भी चल रहे हैं, गिरफ्तारियां भी। तो क्या वो कंसर्न होते हैं अमेरिकन इस बात से, ह्यूमन राइट वायलेशन से हमारे यहाँ अगर हो रही है? जब तक पाकिस्तान में 40 टीवी चैनल और हजारों लोग फारिग बैठे हुए मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर चीजें फॉरवर्ड कर रहे हैं, तब तक हर चीज कंट्रोवर्शियल रहेगी। बुनियादी बात यह है कि अमेरिका से मुताल्लिक इसमें क्या बात है। अमेरिका से मुताल्लिक बात यह है कि साबिक वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई थी। उनके अलावा और उनके मानने वालों के अलावा बाकी दुनिया में कोई इस बात को तस्लीम नहीं करता कि कोई साजिश हुई। ना उनसे किसी को बहुत ज्यादा दिलचस्पी है पाकिस्तान से बाहर, ना इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात उस नहज पर हैं जहां अमेरिका इमदाद बंद करने की धमकी देकर पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को मजबूर कर सकता है कि वो अपनी पॉलिसी बदलें। जो कुछ पाकिस्तान की सियासत है बाकी, वो पाकिस्तान की सियासत है, उसका ना इस वक्त अमेरिका से कोई ताल्लुक है। और मैं आपको पूरे वसूल से कहता हूँ, अमेरिका ही नहीं बाकी किसी मुल्क को भी उससे दिलचस्पी नहीं। देखिए, मैं एक छोटा सा उसूल आपको बताता हूँ। जब किसी मामले में दिलचस्पी होती है तो उस मुल्क का मीडिया देखें। आप मुझे पिछले कई महीनों में बताएं कि इक्का दुक्का खबरों के अलावा
पाकिस्तान के ऊपर कितनी तवज्जो दी जा रही है अमेरिका के मीडिया में, कितनी तवज्जो दी जा रही है बरतानिया के मीडिया में। इस वक्त तवज्जो नहीं है। तवज्जो क्यों नहीं है? मईशत का हाल अबतर है, ताकत हमारी आपस में हम सरफटावल कर रहे हैं। उधर से अफगानिस्तान में तालिबान जिनको हम ही लेके आए थे इक़्तिदार में, वही हमें आंखें दिखा रहे हैं। इस वक्त ये हालात होने की वजह से हम पर तवज्जो नहीं है और ना ही कोई और बाहर से आकर हमारे हालात बदलेगा। अब आप आइए, ये जो आप कहते हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स का अमेरिका एडवोकेट है, बिल्कुल है, हर एक होता है, मगर वो बयान देता है जैसे हम पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने आज तक कभी ऐसा कहा है कि अच्छा भाई हम जाकर इजराइल के लिए से मुकाबला करने के लिए अपनी फौज खड़ी कर देंगे? हम भी बयान ही देते हैं। दुनिया में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का यही तरीका है कि लोग हर मौजू के ऊपर अपनी राय का इजहार कर देते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर देते हैं, लेकिन अगर उनका वाद होता है तो फिर वो उसमें शामिल होते हैं, उसमें जाकर कोई किरदार अदा करते हैं। तो जहां ईरान, वेनेजुएला, जहां उनके मफादात फौरी तौर पर चैलेंज हो रहे हैं, वहां इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर वो बयान से आगे बढ़ते हैं। हमारे मामले में बयान ही जारी करते हैं और बयान जारी करते रहेंगे। वैसे तो मैं आपसे घंटों बात कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग रह गए हैं जिनसे गुफ्तगू करके आदमी इंजॉय करता है, उसमें आप भी हैं। तो अगर मैं इस तरह मारूफ करूँ कि यानी बज़ाहिर यानी कोई, अगर मैं ये कहूँ कि वाशिंगटन के लिए ना तो कोई बहुत अहम आदमी है, ना पसंदीदा आदमी है मेरे रात। अब देखें, ये तो खैर पहली बार हुआ है ना कि हमें कह दिया गया भाई नाम भी मत लो इमरान खान का, बानी तहरीक लिखिए, ये कहा जाता है। वो मेरे मुंह से निकल गया, मैं शायद बाद में निकलवा। माफ कीजिएगा, पहली दफा नहीं हुआ, एक और बानी तहरीक भी है, उनके साथ भी ये हुआ था। देखिए बात जो है यही, मैं बात यह है कि ये जो पाकिस्तान का टीवी निजाम है, इसके अंदर यह है कि हर आदमी ऐसे बात करता है जैसे दुनिया उसी दिन पैदा हुई है। इससे पहले भी पाबंदी लग चुकी है, और माफ कीजिएगा नवाज शरीफ साहब के नाम पर भी पाबंदी लगी थी एक जमाने में, अगर आपको याद हो तो ये हमारा एक बदकिस्मती से सिलसिला है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको पता है मेरा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, आइन के मुताबिक सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए। ये तमाम मामला जो हैं, इनके ऊपर आपका और मेरा इत्तेफाक राय है। मेरा फर्क सिर्फ इतना है कि मैं इस बात पे आमादा होने को तैयार नहीं हूं, जो बाज लोग अपने कहते रहते हैं कि हर चीज ही पहली बार ये हो रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी हुआ है, पहले भी गलत हुआ था, अब भी गलत हो रहा है। और रह गया ये कि आप अंदरूनी तौर पर मामला हैंडल ना कर सकें, मफाहमत ना कर सकें अपने मुखालफिन के साथ, दूसरों के साथ बैठ के कुछ तय ना कर सकें, इसके बाद बैरूनी मुल्कों से तवक्को रखना कि वो आपके अंदरूनी मामलात को ठीक करेंगे, ये तवक्को गलत तवक्को है। अच्छा, अगर मैं आखिर में आपसे ये पूछूं हुसैन, यहाँ क्योंकि लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, इलेक्शन जिस तरह हुए वो पाकिस्तानी स्टाइल है, वो हम वो है, केस भी चल रहे हैं, पार्लियामान जिस तरह चल रही है, मईशत का हाल तो आपको हमें पता है किस तरह महंगाई, यहाँ क्यों ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अभी इलेक्शन को नहीं, और जेल में उन्होंने कह दिया हम जून तक नहीं चलेगी। आप क्या समझते हैं? आपकी माशाल्लाह गहरी नज़र है, और चलते ही रहे हैं, ये सही है, कोई किसी हुकूमत ने पूरी मुद्दत नहीं की। ओवरऑल आप समझते हैं कि ये सिस्टम, ये कंपनी, ये हुकूमत चलेगी? भाई देखें, इस बारे में तवील तर जो सोच है मेरी, वो तो मैं 4 किताबों में लिख चुका हूँ कि कैसे चलेगी, अगर चलानी है तो कैसे चलाई जाएगी। अब उसके ऊपर आपके यहाँ 1-1.5 मिनट में क्या कहूंगा और क्या बात होगी। लेकिन मुख्तसर सी बात यह है कि देखिए, हर पार्टी अपने हामियों को यानी मुत्तहिद रखने के लिए और मुश्तिल और जज्बाती रखने के लिए हमेशा ये कहती है कि जो भी जीता हुआ है या जो भी आया हुआ है या जो भी मुसल्लत हुआ है वो थोड़े दिन ही रहेगा और हम उसको फारिग कर देंगे। सवाल ये कि किस तरह होगा। तो इंतखाब तो हो गया, और ये भी ठीक है कि शफाफ नहीं था, ये भी दुरुस्त है कि आज़ादाना और मुंसिफाना नहीं था, लेकिन जो उसमें मुनज़्ज़म उसका जो तरीक़ेकार है वो तो यही है कि आप अदालतों से जाके एक केस का अलग अलग फैसला लें, वो पिटिशनें दाखिल करनी पड़ेंगी, उनके फैसले करना पड़ेंगे। दूसरा तरीका वो है जो पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने 1977 में किया था कि कौमी असम्बली का इंतखाब हुआ, उन्होंने कहा धांधली हुई है, और उसके बाद उन्होंने सूबाई असम्बली के इंतखाबात का बायकाट कर दिया। उसके बाद 3-4 महीने तक उन्होंने मुल्क में पहिया जाम करा दिया, अगर आपको याद हो। उसके नतीजे में क्या हुआ? उसके नतीजे में ये हुआ कि जनरल ज़िया उल हक ने मेरे अजीज हम वतनों कहकर तकरीर का आगाज किया, 90 दिन में इंतखाबात कराने का वादा किया,
और उसके बाद जब तक उनका तैयारा तबाह नहीं हो गया तब तक वो मुल्क पर हुकूमत करते रहे। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि इंतखाब के नताइज पर बहस की बड़ी गुंजाइश है, उनके गैर शफ़ाफ़ होने के ऊपर बहुत बहस की गुंजाइश है। सवाल ये है कि उसके इज़ाले का तरीक़ेकार क्या होगा? 3 मुमकिना तरीक़े हैं। एक ये कि हर सीट के ऊपर जा के पिटीशन की जाए, अदालतों से फैसला कराया जाए और फिर उसके नतीजे में कोई नताइज बदल जाएँ। दूसरा ये है कि तमाम बड़ी सियासी जमातों में कोई मज़ाकरात हो और मज़ाकरात के नतीजे में कोई मफ़ाहिमती फ़ार्मूला तय हो और उसके नतीजे में गाड़ी आगे चले। तीसरा ये है कि जिसके पास जो आया है हिस्से में वो उसको कबूल कर ले, खैबर पख्तूनख्वा में जिसको हुकूमत मिली है वो ले ले, जिसको सिंध में मिली है वो सिंध में ले ले, जिसके और सब शिकायत भी करते रहें। वो जो हफीज जालंधरी का शेर है कि हम जिस मकाम पर हैं वहां सब मजे में हैं, सब कर रहे हैं आहो फुगा, सब मजे में हैं, तो वाह! शिकायत भी करते रहें और ठीक हुकूमत में अपना अपना है, हिस्सा हुसैन लें। हक्कानी, आपने वक़्त निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने कहा, हुसैन हक्कानी ख़ास तौर पर पाक अमेरिकन पर एक अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं और आपने उनके ख़यालात से अंदाज़ा लगाया होगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। और ग्वादर में जब कुछ हुआ सिपेक के हवाले से पस मंज़र में देखा जाए तो बहरहाल तशवीशनाक तो है। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। सिटी में मुजाहिद बिलवी आपको खुशामदीद कहता है। कल ग्वादर पर जिस तरह दहशत गर्दों ने, हमला आवरों ने हमला किया, मकामी थे, कहते हैं जी लापता अफराद थे, 3 जानिब से हमला हुआ। मुकम्मल तस्वीर तो नहीं आई क्योंकि ये सानिया वाक़या एक लिहाज से आइसोलेटेड ही कह सकते हैं मीडिया के हवाले से वहाँ हुआ। हमारे साथ बुशरा कमर हैं, ब्यूरो चीफ। बुशरा, ये जो जा चुका हूँ, बड़ा गार्डेड एरिया है, बल्कि ग्वादर कोई बहुत ही हमारे कराची और पिंडी और लाहौर की तरह बहुत बड़ा शहर तो नहीं है। 2-3 सड़कें आने जाने की, या फिर वो समंदरी इलाका होगा। तो इसमें और इससे पहले भी आपको याद होगा कि पीसी में भी एक बहुत बड़ा हमला हुआ था जिसमें खासी तादाद में चाइनीज़ भी मारे गए थे। तो ये जो 8 दहशतगर्द जिनमें कहते हैं लापता अफराद थे, हमलावर हुए, घुसने की कोशिश की गई, बहरहाल हमारे 2 फौजी जवानों की शहादत भी बहुत बड़ा वाक़या है। तो ये तो लगता है बड़ी मनसूबाबंदी की गई और ग्वादर में बैठकर ही की गई होगी, भले उसके डांडे बाहर से मिल रहे हों। जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, देखें ये पहला हमला नहीं है ग्वादर में। पीसी समेत जो है ये चौथा बड़ा हमला था जो शरपसंदों की जानिब से किया गया। लेकिन आप देखें कि सिक्योरिटी के इंतजामात जो हैं वो काफ़ी बेहतर थे, क्योंकि जिस तरह से जिस तैयारी के साथ ये दहशतगर्द जो हैं वो जीपीए कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुए, तो इनका इरादा तो यही था कि ये यहाँ पर आकर तबाही मचा देंगे, लेकिन बरवक्त कार्रवाई करते हुए, क्योंकि वहाँ पर जो फोर्सेस थी, जो सिक्योरिटी थी, वो इतनी अलर्ट थी कि पहले ही 3 दहशतगर्द जो हैं उन्हें गेट पर ही जो वो मार दिया गया। उसके बाद जो 5 मज़ीद इलाकों में फैल चुके थे, उनको भी 1 घंटे के अंदर मौसर कार्रवाई करते हुए उनका भी खात्मा कर दिया गया। तो बड़े नुकसान से बचे हैं। इस जीपीए कॉम्प्लेक्स में 2 हसास इदारों के दफातर हैं। इसके अलावा जो है वहाँ पर जो सीपैक प्रोजेक्ट चल रहा है उसके हवाले से चाइना से लोग जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो कितनी जो बड़ी दहशतगर्द तादाद थे में उनके हैं आपके यकीनन ख्याल ऐसे में? अज़ाइम थे कि वो बड़ा नुकसान पहुँचाएंगे, बुशरा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो पिछली बार तो खासी तादाद में चाइनीज़ की उनकी भी मैं शहादत ही कहूँगा, क्योंकि हमारी मदद के लिए आए हुए हैं, कॉज के लिए काम कर रहे हैं। मैं पिछली बार मेरा ख्याल है अब इतनी बड़ी तादाद में तो नहीं है ना गालिबन, और थैंक गॉड वो महफूज भी रहे जितने भी हैं। बिल्कुल, देखें चाइनीज़ इस वक़्त भी वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ग्वादर में ग्वादर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। मुख्तलिफ फ़ेज़ेज़ में काम हो रहा है, तो मुख्तलिफ फ़ेज़ेज़ में काम करने वाले और प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक लोग जो हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं। उनकी सिक्योरिटी काफ़ी बेहतर है। तो जो ये शरपसंद अनासर हैं, जो हालात ख़राब करना चाहते हैं, ग्वादर जो प्रोजेक्ट है, इसको सीपैक प्रोजेक्ट को तबाह करना चाहते हैं, तो वो अपने इरादों में इसी तरह से नाकाम होते रहेंगे, क्योंकि फ़ोर्सेज़ की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, वो काफ़ी मौसर हैं। यकीनन इसकी प्लानिंग जो है वो जहाँ हुई और जिसके ताने-बाने जो हैं वो मिलते हैं, तो ये यकीनन फ़ोर्सेस की जो कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ इलाकों में की जा रही हैं और इन्हें नाकाम किया जा रहा है, तो उसका रद्द-ए-अमल कहीं न कहीं तो निकलता है। तो इस वक़्त जो है वो सीपैक प्रोजेक्ट को नाकाम बनाने के लिए ये रद्द-ए-अमल जो है वो ग्वादर में निकाला गया है। नहीं, लेकिन ये ऐसा लगता है कि जो मुकामी आबादी है
यानी और ही ने इन्हें पनाह दी गई होगी, जो लोग मौजूद हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए, या हम समझे बाहर के से लोग आए थे। और दूसरे, इसको सिक्योरिटी लैप्स कहा जाएगा या नहीं, क्योंकि बहरहाल 2 सिक्योरिटी के जवान शहीद हुए, उन्हें कॉम्प्लेक्स के दरवाजे पर रोक गया। मैं जा चुका हूँ, बहुत पहले से भी रुकावटें होती हैं, यानी देयर इज समथिंग, सिक्योरिटी लैप्स तो है। और ये सिक्योरिटी लैब इसलिए फ़ायदेमंद है कि ताकि खुदा ना करे आइंदा इतना बड़ा वाक़या ना हो जैसा कि पीसी का हुआ था। देखिए मुजाहिद साहब, जिस तरह से गवादर में दाखिले के लिए कुछ चेक पोस्टें जो हैं वो लगाई गई थी, लेकिन एहतजाजों के बायस वो चेक ओके। पोस्टें जो हैं वो कम करवा दी गई। तो यकीनन अब रास्ते जो हैं गवादर तक पहुंचने के वो काफी हद तक आसान हो चुके हैं। तो ये अपनी तैयारी के बाद आसानी से गवादर में तो दाखिल हो जाते हैं, लेकिन अहम तंसीबात को नुकसान पहुंचाना हो, अहम शख्सियात को नुकसान पहुंचाना हो या अहम इदारों को नुकसान पहुंचाना हो, ये इनके लिए इस वक्त मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है पूरे गवादर में। अगर सिक्योरिटी इस तरह से कर दी जाएगी तो फिर एक मरतबा वो एहतजाजों का सिलसिला चलेगा और इसका एक मंफी असर जो है वो नहीं, तो गवादर इसका और मतलब गवादर ये के है कि अवाम, गवादर की इसका डेवलपमेंट के मतलब ऊपर ये है कि जाएगा। बुशरा, ये जो यहाँ के अरकान असम्बली होते हैं, मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, उनके बाद ठेके होते हैं, पैसे होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो क्यों अभी अपने मकासद में कामयाब नहीं हुए कि सीपैक और ये चाइनीज़ हमारी बेहतरी के लिए आए हैं? ये यहाँ कहाँ था सूबाई असम्बली का रुकन, कहाँ थे इनके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के रुकन, किधर है मुकामी हुकूमत? ये तो कोयटा में आते हैं हेलीकॉप्टरों में, जहाज़ों में वज़ीर आज़म के साथ और वापस चले जाते हैं, चाहे बुकटी हो, बजिंजो हो, कोई हो, जमाली हो, भूटानी हो, जाम हो। ये भी तो है ना, ये लोग। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह है मुजाहिद साहब के इस हल्के से, इस इलाके से जो है मुंतखब होकर असेंबलियों तक तो पहुंचते हैं, लेकिन गवादर की डेवलपमेंट के हवाले से या गवादर के लोगों के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से और ख़ुसूसन इस वक्त जो सीपैक का मंसूबा है, जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें गड़ी हुई हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये एमपीए, ये एमएनएज़ जो हैं किसी किस्म का कोई भी काम नहीं कर रहे। यकीनन कोई मंफी जो एहतजाज हैं वो ज़रूर किए जाते हैं। कहीं न कहीं ये भी कहा जाता है कि गवादर का जो प्रोजेक्ट है वो गवादर की डेवलपमेंट के लिए नहीं है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। गवादर की डेवलपमेंट के लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन एमपीएस जो हैं वो इस हवाले से कोई भी इक़दामात जो हैं वो हमने देखा कि ना माज़ी में किए और ना मुस्तक़बिल में ऐसे कोई इंतज़ामात जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। इस तहरीक का हिस्सा बनने वाले जो गवादर में एहतजाज करते रहे हैं, मौलाना हिदायतुर रहमान, अब वो भी मुंतखब होकर जो है असेंबली तक पहुंच गए हैं। अब देखते हैं कि 5 साल जो उनके पास 5 साल का वक्त है, तो क्या वो गवादर का जो ये प्रोजेक्ट अहम चल रहा है, इसमें अपना कितना अहम किरदार अदा करते ठीक हैं, है, यहाँ के शुक्रिया लोगों के लिए कितने बुशरा। डेवलपमेंट के लिए अहम किरदार अदा। ठीक है जी जी, शुक्रिया बुशरा कमर। हमारे यहाँ भी ये होता है कि हुआ सानिया हुआ, वज़ीर आला वज़ीर आज़म पहुँचे, लेकिन मकामी इलेक्टेड लोग, इनका कोई किरदार नहीं है सिवाय मारूफ इस्तिलाह में गवादर या बलूचिस्तान में जिस तरह लूट मार करप्शन का बाजार गर्म है। मैं कोई ख़बर नहीं दे रहा, ये हक़ाइक़ पर मुबनी है, इसे तस्लीम करना चाहिए। और इसी सबब दहशत गर्दों को यहाँ अंदर तक आने की इजाज़त मिलती है, छूट मिलती है, यहाँ तक कि इस बड़े पैमाने पर वो हमला करके कामयाब भी हो जाते हैं। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिर वली को इजाज़त दीजिए।